हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, हाउ आर यू बच्चे, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। बच्चे हमने इस बार आपको असाइनमेंट 1 में दिया था कि भाषा, लिपि और व्याकरण से जो पाठ है उसको हमने पढ़ाया था। उससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर थे सिर्फ उसे ही कराए थे हमने। देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न उत्तर थे यहाँ पे मैंने यही करवाया था। अब आ जाते हैं बच्चों, देखिए ये भी मैंने करवा दिया था। अब रहते हैं ये सही गलत कैसे हुए ये मैं आपको आज बताऊंगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, सांकेतिक भाषा भी भाषा का मान्यता प्राप्त रूप है। गलत, क्योंकि व्याकरण में सांकेतिक भाषा को नहीं दिया गया है मान्यता। तो बच्चों जैसा कि जानते हैं, ये सांकेतिक भाषा को कभी भी आपसे कोई पूछे कि मान्यता प्राप्त है तो नहीं है, क्योंकि संकेत द्वारा हम कुछ ही चीज़ें बता सकते हैं जो कि हमने निर्धारित की है। और जो लिखित और मौखिक भाषा होती है उसमें के जरिए हम सब कुछ लोगों को आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। यहाँ पे देखिए, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। तो सही है, भाषा ही है, क्योंकि जो है जो लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों पहले भाषा ही हुई, फिर उसको हमने डिवीज़न किया। अब थर्ड नंबर देखिए, भाषा के 3 प्रमुख रूप हैं। गलत, क्योंकि भाषा के 2 ही प्रमुख रूप हैं, पहला है लिखित और दूसरा मौखिक। चौथा देखिए, पंजाबी राष्ट्रीय भाषा है। नहीं, गलत, क्योंकि पंजाबी जो है राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और राजकीय भाषा, पंजाब की राजकीय भाषा पंजाबी है, तो ये गलत हो गया। पांचवा देखिए, लिखित भाषा अस्थायी होती है। हाँ जी बच्चों, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, लिखित भाषा अस्थायी होती है। छठा, हरियाणवी में एक बोली है। हाँ, जो कि हरियाणा में बोली जाती है, इसलिए सही है। सातवां देखो बच्चों, सातवां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा की प्राचीनतम भाषा है। सबसे पहले बच्चों संस्कृत और तमिल आई थी। सबसे पुरानी भाषा तमिल है, उसके बाद संस्कृत पूरे आर्य समाज में बोली जाती थी। अब धीरे धीरे कम बोली जा रही है, लोग पाठ पूजा में ही रख रहे हैं। अदरवाइज लोग घर में भी संस्कृत बोलते हैं। हमारे अवध में, यूपी में थोड़ी बहुत संस्कृत यूज होती है, और किसी भी राज्य में जाए, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी होती है थोड़ी बहुत। तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर मैंने पहले ही करवा दिया था बच्चों। अब यहाँ आ जाते हैं सेकंड टॉपिक। हाँ बच्चों, ये देखिए बच्चों है कि हिंदी, यहाँ पे है देखिए, हिंदी जिन राज्यों की प्रमुख भाषा है उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। हिंदी मुख्यतः, यहाँ देखिए, हिंदी मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, बोली जाती है। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है ये आपको सारे राज्यों के नाम अध्ययन करने होंगे। रिक्त स्थान मैंने करवा ही दिया है। अब समझ लीजिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दूरभाष तथा रेडियो मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। व्याकरण में संकेत को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान कराता है। ये देखिए, व्याकरण हमें क्या ज्ञान प्रदान कराता है, तो यहाँ रिक्त स्थान पे इसके उत्तर दिए गए हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान कराता है। प्रश्न नंबर बच्चों यहाँ पे देखिए आ जाते हैं, अंग। जिन भाषाओं का आपको ज्ञान है, जिन भाषाओं का आपको ज्ञान है, उन सभी भाषाओं की लिपियों को नीचे दिए गए वाक्य में लिखिए। मैंने कराया हुआ है इसको बच्चों आपको। मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये गृह कार्य, तो मैं बता देती हूँ आपको इसका आंसर।
तो बच्चों जिन भाषाओं का प्रश्न नंबर अंगा हमने आपको खुद करने के लिए दिया था, आपने पता नहीं क्या किया है, मुझे तो पता नहीं है बच्चों, फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से करवा दे रही हूँ। हम सब भारतीय हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है, हम सब भारतीय हैं, हिंदी वाक्य। अब ये अगर आप इसको लिखते हैं वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इसको अंग्रेजी, ऐसे। दूसरे का है ये जो यहाँ पे दूसरा खाली है, इसको मैंने बता दिया वी आर इंडियन, अंग्रेजी। इसी प्रकार से आपको पंजाबी में लिखना होगा। अब पंजाबी तो मुझे बहुत कम ही आती है, मतलब यहाँ पे आपको भाषा लिखनी है, जैसे मैंने लिखा है वी आर इंडियन, अंग्रेजी। कौन से आपको वाक्य लिखने हैं, फिर वो कौन से भाषा के अंतर्गत आती है। तो 3 भाषा तो बच्चों आप स्वयं पढ़ते हैं, एक पहली है पंजाबी, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी है हिंदी। अब ये इसी चीज़ को आपको पंजाबी में, हम सब भारतीय हैं, पंजाबी में लिखना है और यहाँ पे लिखना है पंजाबी। इसी भाषा को आपको बच्चों हमने यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल, एक तो किताब में दिया गया है और दूसरा मैंने अपने से असाइनमेंट पे लिख के बताया वी आर इंडियन, अंग्रेजी। इसी प्रकार से आप पंजाबी में लिखेंगे असी सारे जना भारतीय हन, और यहाँ पे लिखेंगे आप पंजाबी। कहने का मतलब 4-5 भाषाओं को आपको चूज करके यहाँ पे लिखना होगा। मराठी में भी लिख सकते हैं, आहो आहे सारे जना भारतीय हैं। अपना आप ये असाइनमेंट बच्चों खुद भी कर सकते हैं, ये तो भाषा की बात है, जिस मराठी, बंगाली, हर भाषा में आप ट्रांसलेट करके इसको आप बुक को भर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम स्कूल खुलने पे ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे ये असाइनमेंट, इतना वो ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे आपकी जो भाषा की वो है ताकत, वो आपके अंदर और भी बढ़ जाएगी। मौखिक प्रश्न बच्चों हमने करा ही दिया था। द्रविड़ परिवार की 4 भाषाओं का नाम लिखिए, मैंने लिखित करवाया है, यहाँ पे देखिए। अब ये जो गतिविधियाँ हैं बच्चों, ये हम भी जब पढ़ते थे तो हमें हमारे टीचर्स कहते थे कि पेरेंट्स की हेल्प लेके आप खुद करो, क्योंकि जो ये सिलेबस होता है वही हमारे टीचर्स कराते थे, फिर भी मैं करवा दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो गतिविधियाँ होती हैं ये बच्चों को के माइंड की जो है परीक्षा लेती हैं, तो ये आपको स्वयं करना है। मैंने वहाँ पे भी लिखा था कि जो हार्ड लगता है मैं वो खुद ही बच्चों को करा देती हूँ बच्चे। अब देखिए यहाँ पे हम निबंध में आ जाते हैं। वर्षा ऋतु अपनी कॉपी में साफ साफ लिखिए, मैंने ये क्वेश्चन दिया था। अब चलिए हम वर्षा ऋतु पढ़ते हैं। तो ये आ जाते हैं बच्चों, हम वर्षा ऋतु हमने करवाया भी है, यहाँ मैंने दे दिया था अपनी कॉपी में, बाद में मैंने लिखवाया भी था। निबंध के जो है कम से कम मुख्य 5 पार्ट होने चाहिए, नहीं ये 5 पार्ट है तो कम से कम 4 पार्ट। जितने कम शब्दों में हम लोगों को अपनी बात समझाते हैं उतना ही लोग वो भी नहीं होते हैं, बोर भी नहीं होते हैं और शब्द क्लियर होते हैं हमारे। जैसे देखिए, एक है पहला भूमिका, ठीक है बच्चों, दूसरा है बादलों का आना, प्राकृतिक वातावरण, उपसंहार। ये टॉपिक बच्चे जिसने लिखा है निबंध अपने हिसाब से बनाया, आप और भी टॉपिक बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो होते हैं निबंध के 4 से 5 टॉपिक होने चाहिए और मिनिमम 150 वर्ड्स में ही होने चाहिए। आप हमेशा निबंध लिखते समय ये याद रखिएगा, ठीक है, कि 150 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। 150 मीन्स 150। और भूमिका में, अब चलिए हम पहले निबंध बता देते। भूमिका में हमें जो भी निबंध लिखना होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु होती कैसे है ये हमें बताना है भूमिका में। जिस समय लोग गर्मी से तड़प रहे होते हैं और ताल, तालाब, नदी, नाले जलहीन हो जाते हैं, पेड़ पौधे गर्मी की लू से झुलसने लगते हैं, तब इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह पर गीत गाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये गीत देखिए, एक गीत यहाँ पे दिया गया है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। इस प्रकार से लोग ऐसे विनती करते हैं इंद्र भगवान से। ये तो बच्चों ऐसे हो गया, मतलब कि कोई भी कुछ लोग पूजा करते हैं इंद्र भगवान को जब बारिश नहीं होती है तब। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु होती कैसे, ये तो बताया गया कि ज़्यादा गर्मी होने के बाद ही बरसात होती है। अब बादलों का आना, बादल कैसे आते हैं, धुआंरे, काजर, कारे,
बादल अपनी गर्जन से वर्षा के शुभागमन की सूचना देते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जब बादल आते हैं गड़गड़ा के एकदम काला हो जाता है आसमान, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तब ये बादल आके जो है वर्षा करवाते हैं। वर्षा ऋतुओं को रानी कहा जाता है। वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। वर्षा को चौमासा भी कहते हैं। चौमासा इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और जो वर्षा ऋतु के फसल होते हैं वो बिना पानी के बरसात के नहीं शुरू होते हैं, तो वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहते हैं। परंतु वर्षा के मुख्य महीने सावन और भादों के ही हैं। आप देखो बच्चों, सावन भादों के महीने में जहाँ भी वर्षा नहीं होनी होती है वहाँ भी होती है, क्योंकि इसमें अगर बारिश नहीं हुई तो समझ लो कि उसको उस ज़िले, उस राज्य और उस गांव को सूखे में घोषित कर दिया जाता है, जहाँ पे सावन और भादों में वर्षा नहीं होती है। वैसे तो हमारे 4 माह होते हैं वर्षा के, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार। आधा जो अश्विनी होता है, अश्विनी का महीना, वो जो है वर्षा का ही कहा जाता है। जब हमारी नवरात्रि स्टार्ट होती है तब उसमें वर्षा ऋतु को बुढ़ापा के रूप में देखा जाता है। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। सतरंगी इंद्रधनुष की साड़ी ओढ़े चमचमाती बिजली के प्रकाश से वर्षा रानी धरती पर उतरती हैं। जब बरसात के बाद देखिए बच्चों, जब धूप निकलती है तो कभी कभी इंद्रधनुष बनता है 7 रंगों का, जो हमारी आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे मन को भी शांति देता है। बादलों में बिजली चमकती है। वर्षा के बाद निकले इंद्रधनुष की शोभा निराली ही होती है। वर्षा के बाद जब वर्षा के होते समय जो बादलों में बिजली चमकती है बच्चों, अजीब सी लगती है। लगता है हमें जैसे हमारी कोई तस्वीर खींच रहा है। कभी कभी कोई डर भी जाता है और कभी कभी लोग उसका आनंद भी लेते हैं। और उसके बाद जो इंद्रधनुष निकलता है दिन के समय में, वो तो देखने योग्य होता है बच्चों। आपने देखा ही होगा, इतने बड़े हो गए हैं इंद्रधनुष तो आपने देखा ही। आई स्वेयर कि मुझे पता है कि आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा ही होगा। कितने अमेजिंग कलर होते हैं, ना कोई उसको पेंट करता है ना कुछ, भगवान अजीब सा एक कलर अपने आप बना के लोगों को दिखाते हैं। प्राकृतिक वातावरण, उस समय में बच्चों प्राकृतिक वातावरण कैसा हो जाता है? देखिए, वर्षा ऋतु में प्राकृतिक वातावरण विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है। हाँ बच्चों, अगर 3 बार बारिश लगातार हो गई एक हफ्ते में तो जहाँ ग्रास न उगने हों वहाँ भी उग जाते हैं। और खेतों में तो लोग किसान से झूम कर खेती करते हैं। छोटे छोटे मक्के की खेती, जैसे मक्के और उसके बाद क्या बोलते हैं बाजड़ी, ये सब की खेती वर्षा ऋतु में ही की जाती है। असंख्य नवांकुर फूट पड़ते हैं। नवांकुर में देखिए उड़द की दाल जो होती है, उड़द ये भी वर्षा में ही बोई जाती है। मक्का होता है, ये सब जो सारे नए नए अंकुर निकलते हैं। नदी, नाले, सरोवर आदि जल से लबालब हो जाते हैं। लबालब मीन्स होता है बेटा भर जाना, एकदम मुंह तक कोई चीज़ आना। जैसे आपने मुंह में पानी लिया, ना आपसे अंदर लीला जा रहा है ना आपसे बाहर थूका जा रहा है, उसको बोलते हैं मुंह पानी से लबालब है। जैसे आपने बाल्टी पानी से भर दी, अब उसको आपको उठाने में डर लग रहा है कि अगर बाल्टी मैंने उठाई तो 2-4 बूंद पानी बाहर गिर ही जाएगा, तो वो बाल्टी समझ लो लबालब भरी हुई है। लबालब का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। हाँ, इस ऋतु में कहीं कीचड़ और कहीं गंदगी भी होती है। जहाँ पे बच्चों नदी नाले के पानी थोड़े कट के गड्ढे गुड्ढे में जमा हो जाते हैं तो वहाँ मच्छर पैदा होने लगते हैं। ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु आने से पहले ही में गड्ढे गुड्ढे बंद कर देने चाहिए। ज़मीन एकदम साफ़ होनी चाहिए, सिर्फ खेतों में पानी जाना चाहिए। अगर हम गाँव साइड में हैं, पिंडों में, तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारे घर के पानी का बहाव है वो सीधा खेतों या बंद नाले में होना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ, गर्मी की तपन से व्याकुल बच्चे वर्षा की रिमझिम बूंदों का आनंद लेते हैं, वर्षा में नहाते हैं। इस ऋतु में झूला झूला जाता है एवं झूले के गीत गाए जाते हैं। झूला झूलने का त्यौहार हरियाली तीज वर्षा ऋतु में सावन के महीने में ही मनाई जाती है। ठीक है, हमारे वर्षा ऋतु में बच्चों बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तीज त्यौहार जो है, तीज शंकर जी का व्रत है, ये सावन के महीने में आता है। इसमें महिलाएं झूला झूलती हैं, आनंद लेती हैं। आपके यहाँ भी तीज मनाया जाता है? यहाँ पंजाब में भी मैंने देखा है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, शरारा सुरारी इत्यादि बांधते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में
हमें आनंद ही देता है। आकाश में छाए बादलों और वर्षा को देखकर किसान फूले नहीं समाते, वे खुशी खुशी धान के फसल बोते हैं। हाँ बच्चों, मैं बताना भूल गई थी कि धान की जो फसल की रोपाई होती है वर्षा में ही होती है। जून से जुलाई के महीने में धान की रोपाई हो जाती है, उसके बाद वो जब नवरात्रि लगती है तो उस समय उसकी कटाई होती है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, बादलों को देख मोर मस्ती में भर भर कर नाचते हैं। जो कोयल की कुहू होती है बच्चों, वो बसंत ऋतु में आती है, और जो मोर की पीहू पीहू की आवाज़ होती है वो सावन के महीने में आती है, वर्षा ऋतु में आती है। दोनों ऋतुओं में दो जानवरों का बड़ा ही महत्व है। पहली ऋतु होती है बसंत, जिसमें कोयल की कुहू कुहू का आनंद लिया जाता है। आम पकने लगते हैं और उस आम में कोयल वो गाने गाती है आम के पेड़ पे बैठ के। और सावन की ऋतु में जब मक्के की बुआई होती है, धान की फसल लगाई जाती है, उस समय मोर नाचता है। खेतों में जगह जगह जाके मोर अपना गायन करता है, पीहू पीहू की आवाज़ निकालता है। उपसंहार, जहाँ वर्षा मनोहारी है वहीं अधिक वर्षा के कारण विनाशकारी दृश्य भी हो जाता है। बच्चों, हमें इतना याद रखना चाहिए, जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है उसके कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट नुकसान भी हमें पहुंचाते हैं। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो गई तो हमें नुकसान ही देती है, चाहे वो वर्षा हो या ज़्यादा गर्मी हो या फिर ज़्यादा ठंडी। ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है तो भी इंसान मर जाते हैं ठंड के मारे। ज़्यादा गर्मी होता है, लोग प्यास के मारे एकदम हेल्थ उनका ख़राब हो जाता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई लो की बीमारी हो जाती है। उसके बाद देखिए बच्चों, ज़्यादा वर्षा होने के कारण घर, झोपड़ियाँ, झुग्गियाँ सब बह जाती हैं आंधी तूफान वर्षा के कारण। बाढ़ से फसल भी नष्ट हो जाती है। जब धानों में लगातार पानी हो जाता है बच्चों, मक्के में तो सड़कें एकदम खेतों में ख़राब हो जाते हैं। जान तथा माल का भारी नुकसान होता है, मैंने भी बताया। गरीब के कच्चे घर तथा झोपड़ियाँ बाढ़ के पानी से बह जाती हैं, वे बेघर हो जाते हैं। मैंने बिना ही पढ़े बता दिया कि वर्षा से क्या नुकसान होते हैं। जो मैंने बताया वही किताब में लिखा हुआ है बच्चों। तो नुकसान तो आपको सभी को पता है कि नुकसान क्या क्या होते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे बच्चों, मैंने आपको 11 टॉपिक दिया था। यहाँ पे देखिए, पत्र बड़े भाई के विवाह में शामिल हेतु अवकाश पत्र। आपको एक पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, जो उसमें बताना है कि आपने किस चीज़ के लिए अवकाश लिया है। तो चलिए बच्चों बताते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे देखिए आपको पहले तो टॉपिक लिख के दिया था, बाद में मैंने इसको एकदम विवरण से पत्र दिया है। मुझे याद है रिटन असाइनमेंट में, तो मैं पहला ही असाइनमेंट लेके हुए पेज नंबर 118 मैंने दिया था। जैसे कि देखिए पेज नंबर 118 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है। पहला ही क्वेश्चन दिया था मैंने। यहाँ पे देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य देवी संध्या विद्यापीठ। ये जिसने भी पत्र लिखा है उसने अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है। सोनीपत, ये सोनीपत का छात्र है जो भी है। तो आपको यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य, यहाँ पे एवियोर बच्चों देखिए, मैंने एवियोर बाय मिस्टेक गलती से वहाँ पे लिख दिया था। आपको एवियोर ऐसे लिखना है। ये देखिए एवियोर ऐसे लिखना है, मैं यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ आपको। आप चंद्रबिंदी ऐसे एवियोर कॉन्वेंट स्कूल माछीवाड़ा साहिब। यहाँ पे आप साहिब भी लिख सकते हैं, आपको जो भी ऐड करना कर सकते हैं। मैंने कहा था बाकी सब पेज नंबर 18 पे है, 118 पे। तो यहाँ पे दिया गया है, श्रीमान जी सविनय निवेदन है, जो भी है आपको लिखना है। ये जो डेट है बच्चों, ये डेट आपको जब भी आप पत्र लिखते हैं किसी को और उसको पोस्ट करना होता है, तो जिस दिन पोस्ट करना होता है या तो उस दिन की डेट, उसी दिन की हम डेट डालते हैं। जैसे आज हमें पोस्ट पत्र बच्चों, जैसा मैंने बताया था अभी तक कि लेटर लिखते समय हमें करंट डेट का ध्यान देना चाहिए। मैंने लिख के भी दिया है। जैसे आप एग्ज़ाम में जिस दिन बैठते हैं, अगर आपको ये पत्र आता है, कोई भी पत्र लिखना हो तो डेट जो नीचे डालते हैं उसी दिन की डालते हैं जिस दिन हम पत्र लिखते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं है बच्चों। लेटर लिखने में बहुत ईजी होता है, जो आपके मन में बात होती है वही आपको लिखना होता है, कि जिस चीज़ के कारण, जैसे इसने लिखा है सविनय निवेदन है। कुछ टॉपिक होते हैं बच्चों जो हमें अध्ययन करना होता है कि हमें साहित्य में एक्चुअली लिखना कैसे होता है, भाषा जो होती है वो शुद्ध रूप से चुनना होता है। अब यहाँ सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 15 नवंबर, तो जैसे मैं आज पढ़ रही हूँ तो आज तारीख है बच्चों 27 है, तो आज मैं यहाँ पे लिखूँगी 27 मई 2020 को होना तय हुआ है। विवाह उत्सव में उपस्थित रहना अनिवार्य है, अतः मैं
24 मई से ही छुट्टी चाहता हूँ। इस प्रकार से डेट आप चेंज करेंगे। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो अतुल राठी की जगह आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा 8 सेक्शन आपको पता है तो ठीक है। अनुक्रमांक अगर अनुक्रमांक आपको नहीं पता है तो अनुक्रमांक की जगह छोड़ दीजिएगा। लास्ट में जिस डेट को आप ये कॉपी भी नोट करते हैं वो डेट लिखनी है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा निबंध भी और पत्र भी। पत्र में बच्चों हमेशा ध्यान रखना ऑफिशियल और फॉर्मल अनफॉर्मल दोनों पत्र होते हैं, तो दोनों में ही हमें डेट जो होती है वही टीचर्स देखते हैं और जो लेटर की बॉडी होती है वो भी देखा जाता है कि बच्चे ने किस तरह से प्रारंभ किया है। तो सो थैंक्स बच्चों, हैव अ नाइस डे।